नमस्कार दोस्तों। समकालीन पाश्चात्य दर्शन कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी हम देख रहे थे। आज हम देखेंगे समृद्धि शास्त्र फेनोमेनोलॉजी। एक ही फिलॉसफर है, रिसल। फेनोमेनोलॉजी और आपका एग्जिस्टेंशलिज्म जो है अस्तित्ववाद, ये ऑलमोस्ट दोनों एक जैसे हैं। ऑलमोस्ट इनका जो टाइमलाइन है वो लगभग एक जैसा था। ऑलमोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये जो क्रांति इन्होंने करी ऑलमोस्ट एक साथ जैसी ही थी। 20th सेंचुरीज की मैं अगर बात करूं, 20वीं शताब्दी की मैं अगर बात करूं, तो रिसल को भी एक बार मैं छोड़ देता हूं। रिसल से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। फिलॉसफी अपनी जगह काम कर रही थी, फिलॉसफी सब कुछ बता रही थी, फिलॉसफी ने सब कुछ बता दिया था। प्लेटो, एरिस्टोटल, उसके बाद अलग अलग और फिलॉसफर आए। प्लेटो, एरिस्टोटल इसलिए क्योंकि ये बेस हैं। प्लेटो, एरिस्टोटल, बाकी से जितने फिलॉसफर आए वो ऑलमोस्ट इनके इर्द गिर्द घूमते रहे। कमी जो थी उस वक्त की वेस्टर्न फिलॉसफी में, वो दो कमियां इंपॉर्टेंटली देखी जा रही थी। पहली बात तो ये कि फिलॉसफी कहीं ना कहीं अपने एम से भटक रही थी, अपने लक्ष्य से भटक रही थी। उसका टारगेट फिक्स नहीं हो पा रहा था। टारगेट इन द सेंस कि उसका जो लक्ष्य है वो चाहता क्या है, उसका उसकी पैदाइश क्यों की गई थी, वो कहीं ना कहीं उससे भटक रहा था। दूसरा, जो पूरा कंसेप्ट चल रहा था उसमें मानव का जो एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जा रहा था। उसको कहीं ना कहीं दूर डाल दिया जा रहा था। उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा था। ये दो कमियां जो थी, इनके कारण कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग जो फिलॉसफी के अंदर एक एक्यूरेसी की मांग कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो चाह रहे थे कि हम इन पर ट्रस्ट तो करें, लेकिन इन कमियों के कारण वो इनसे थोड़ा सा दूर रह रहे थे। अब मजेदारी वाली बात आती है कि क्यों ना फिलॉसफी के अंदर हम ये एक फिक्स कर दें कि फिलॉसफी का मोटिव क्या है। तो बेटर है कि फिलॉसफी का मोटिव क्या है। मोटिव इन द सेंस अगर मैं बात करूं एडमंड रसल की ही, तो मोटिव इन द सेंस कि फिलॉसफी को अगर एक अनजान आदमी देखे तो उसका रिव्यू किस तरीके से करता है। तो फिलॉसफी का मतलब एडमंड रसल के अनुसार अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो केवल स्टडी ऑफ फेनोमेना, एक फेनोमेना का अध्ययन करना है। एन अचीवमेंट ऑफ फेनोमेना, फेनोमेना को अचीव करना है। आप कह रहे दो बात हो गई। फर्स्ट आपने कहा स्टडी ऑफ फेनोमेना, यहां तक बात ठीक थी। दूसरा आप कह रहे हैं कि फेनोमेना को जानना, फेनोमेना के अंदर रहना या फिर फेनोमेना को पहचानना, दोनों में बड़ा फर्क हो गया सर। बेसिकली फेनोमेना का जनरल वर्ड अगर हम देखेंगे तो फेनोमेना का मतलब होता है एक परिघटना या एक इवेंट, ठीक है, एक पूरा एटमॉस्फेयर। फिलॉसफी का जब फेनोमेना की हम बात करते हैं तो इसी का नाम निकाला गया समवृत्ति शास्त्र। समवृत्ति मतलब एडमंड रसल कहते हैं कि जो पूरी फिलॉसफी है या जो पूरी आपका दर्शन शास्त्र है वो कुछ और नहीं है, वो पूरा का पूरा एक फेनोमेनोलॉजी है। पूरा का पूरा एक वो समवृत्ति शास्त्र है। आप पूछेंगे कौन सा फेनोमेना, कौन से फेनोमेना की बात कर रहे हैं आप? एडमंड रसल कहेगा हम उस फेनोमेना की बात कर रहे हैं जिसको मैं सुप्रीम पावर कहता हूं, जिसको मैं परम तत्व कहता हूं, जिसको मैं कहता हूं एक ऐसा एलिमेंट है जिसने पूरी जगत का क्रिएशन किया है। उसका नाम है फेनोमेना। इसको आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। फेनोमेना मीन्स नथिंग एल्स गॉड, फेनोमेना मीन्स बेसिक एलिमेंट, फेनोमेना मीन्स वो मूलभूत तत्व जिनको मैं परम तत्व कहता हूं।
या वो मूलभूत तत्व जिन्होंने इस जगत का निर्माण किया है, या हम इसको इस तरीके से पढ़ें, वो मूलभूत तत्व या वो परम तत्व जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा टारगेट है, जिसको मैं अचीव करना चाहता हूं। हिंदी में कहें तो मोक्ष, लिबरेशन, कैवल्य। आप कहेंगे सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, वहां हम बात कर रहे हैं गॉड की, यहां हम बात कर रहे हैं मोक्ष की। देखिएगा, फेनोमेना का मतलब क्या है? परम तत्व। अब वो अलग बात है, परम तत्व की डेफिनेशन में कुछ लोग गॉड की बात करेंगे और कुछ लोग स्टेज ऑफ नॉलेज की बात करेंगे, जैसे कि मोक्ष और कैवल्य। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको जाननी जरूरी है। तो फेनोमेना जो एडमंड रसल का कंसेप्ट है, वो जस्ट स्टडी ऑफ बेसिक एलिमेंट और गॉड और अ फेनोमेना। फेनोमेना की स्टडी का नाम ही फेनोमेनोलॉजी है। चलिए ठीक है, मुद्दा ये आता है सर फेनोमेनोलॉजी क्यों पढ़े हम? फेनोमेनोलॉजी का अंदर ऐसा विशेष क्या है जो बाकियों के अंदर ऐसा नहीं था? इसका विशेषता क्या है? एडवर्ड रिसल कहते हैं कि इससे पहले जो आप कंसेप्ट पढ़ रहे थे, इससे पहले जो आप नॉलेज पढ़ रहे थे, वहां श्योरिटी नहीं थी, सुनिश्चितता नहीं थी, कंफर्मेशन नहीं था। वो सब साइंस के हिसाब से काम नहीं करते थे, वो सिर्फ हाइपोथेटिकल थे। और हाइपोथेटिकल एक हाइपोथेसिस तो हो सकती है, बट फिलॉसफी नहीं हो सकती। फिलॉसफी तो वही है जहां पर श्योरिटी हो, कंफर्मेशन हो, जो एज लाइक अ साइंस की तरीके से वर्क करना जानती हो। अदरवाइज वो सिर्फ कल्पनाएं हैं, और कोरी कल्पनाएं दर्शन शास्त्र के अंदर नहीं पढ़ी जाती है। फेनोमेना या जो फेनोमेनोलॉजी है वो कंसेप्ट है जहां पर मैं जिस परम तत्व की खोज कर रहा हूं, उसके ऊपर आप दोबारा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। ये फाइनल मेरा जस्टिफिकेशन या जुरिडिक्शन होगा, फाइनल अंतिम निर्णायक वाक्य होगा ये मेरा, कि यही सत्य है, बात खत्म। इस पर फिर कोई किसी प्रकार का संदेह, कोई डाउट, किसी तरह का क्रॉस क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। जो कह दिया वही सत्य है, जो सिद्धांत बना दिया वही सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिसल का जो फेनोमेनोलॉजी है वो एक बेसिक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको नॉलेज की श्योरिटी बताता है, ज्ञान की प्रमाणिकता बताता है, जिस पर आप दोबारा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे। आगे देखिए, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर संदेह करने की दिक्कत क्या है? संदेह करना जरूरी है। रेने डिकॉर्ट ने कहा था संदेह करना जरूरी है। हमने ह्यूम के अंदर भी देखा, वो भी संदेह करता रहता है। बहुत सारे फिलोसफर्स सर हमने देखे, सब संदेह करते हैं। संदेह में दिक्कत क्या है? रिसल क्यों इनको कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहा है? रिसल क्या कहता है? रिसल कहता है ठीक है, आप डिकॉर्ट की पद्धति का यूज कर रहे हैं, मैं डिकॉर्ट को गलत नहीं कह रहा हूं, बट कोशिश कीजिए डिकॉर्ट का कंक्लूजन पढ़ने की भी। डिकॉर्ट निष्कर्ष में कहता है आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं संदेह करता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है। यहां पर वो कहता है कि जिस वक्त मुझे ये रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मैं, नॉलेज ऑफ सेल्फ जिस वक्त हो जाती है, उस वक्त मेरा डाउट, संदेह खत्म हो जाता है। सांख्य दर्शन में भी यही बात कही गई है, बौद्ध दर्शन में भी यही बात कही गई है। जब हमें स्वयं के ज्ञान का ज्ञान हो जाता है, तो हमें कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। इट मीन्स संदेह रास्ता तो है, डाउट एक रास्ता है, बट लक्ष्य नहीं है। डेस्टिनी, डेस्टिनेशन वाली जो बात है, लक्ष्य नहीं है ये मेरा, रास्ता जरूर हो सकता है। तो रसल कहते हैं संदेह करना अच्छी बात है। मैं रेने डिकॉर्ट को कहीं क्रॉस नहीं कर रहा हूं, बट मैं कंक्लूजन की बात कर रहा हूं। आप चाहे रेने डिकॉर्ट के माध्यम से पढ़ें, आप चाहे ह्यूम के माध्यम से पढ़ें, आप चाहे प्लेटो के माध्यम से पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने जो निष्कर्ष, जो कंक्लूजन निकाला, वो कैसा है। और अगर वो डाउटफुल रहा तो आपकी पूरी स्टडी जीरो हो जाएगी, फिर से शुरू करना पड़ेगा, और आप घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाओगे।
तो बेटर है जो कंक्लूजन निकल कर आए उस पर फिर कोई डाउट ना हो। ये पूरा फेनोमेनोलॉजी है। आप पूछेंगे सर ये प्रोसीजर चलता कैसे है? फेनोमेनोलॉजी का कंसेप्ट क्या है? फेनोमेनोलॉजी कंसेप्ट क्या है फेनोमेनोलॉजी का? रिसल कहते हैं देखिए, नॉर्मली हम इस कंडीशन तक नहीं पहुंच पाते बिकॉज फेनोमेनोलॉजी ऑल्सो अ स्टेज ऑफ माइंड। ये आपके दिमाग की एक अवस्था है, या फिर मैं इसको इस तरीके से कहूँ, स्टेज ऑफ योर कॉन्शियसनेस। चेतना की आपकी वो अवस्था है जो फेनोमेनोलॉजी की तरफ आपको लेकर जाती है। दो इसके रास्ते हैं, दो रास्ते मतलब मैंने कहा स्टार्टिंग में कि मैं डिकॉर्ड को क्रॉस नहीं कर रहा हूं, मैं डिकॉर्ड के ही तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो कहते हैं दो हैं, इपोहे एंड द डिडक्शन। कुछ लोग उसको फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। कोष्ठीकरण, स्थगन। कोष्ठीकरण का तो मेथड आपने मेरे हिसाब से डिकॉर्ट के फिलॉसफी में हमने पढ़ा भी है, तो हम उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि इपोखे का मतलब क्या हो गया। नॉर्मली हम कैसे करेंगे, आप कोई भी एक कंसेप्ट अपने माइंड में उठा लीजिए, कोई भी एक रैंडम कंसेप्ट आप अपने ब्रेन में उठाकर चलिए, उसके हिसाब से हम इसको वेरी करने की कोशिश करते हैं। रैंडम आप एक कंसेप्ट उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल देखिएगा, गाय सफेद होती है। नॉर्मली मैंने एक जस्ट आपको प्रोसीजर बताया, गाय सफेद होती है, सिंपल। इसके ऊपर मैं इपोखे या कोष्ठीकरण की बात करता हूं। ये गाय है वो बात ठीक है, सफेद होती है, ये आपको कैसे पता? सर ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा पुराना अनुभव है, अनुभव है। इसको इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। गाय होती है, गाय होती है, सिंपल। वो सफेद होती है, काली होती है, नीली होती है, पीली होती है, हरी होती है, पचरंगी होती है, 10 रंगी होती है, 100 रंग की होती है। आई डोंट नो। आप कहेंगे नहीं सर हमें पता है। नहीं पता है सर, पता है नहीं पता है। एडमंड रिसल कहते हैं इपोखे के मेथड के अंदर जो भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको सबसे पहले अपने घर पर छोड़ के आओ। एक्सपीरियंस को घर पे छोड़ के आओ। 0 से कहानी शुरू करेंगे, शून्य से कहानी शुरू करेंगे, तभी कहीं ना कहीं हम उस कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे जो है। होता क्या है, रिसल कहता है कि हम कई क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है, हम किसी भी चीज को जब जज करने के लिए जाते हैं तो प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर जाते हैं कि गाय सफेद ही होती है। कैसे पता? मेरे गांव में देखी, कितनी देखी है, 100 गाय देखी है। शहर में आ गए, काली गाय दिख गई तो आप क्या कहेंगे? ये कोई भैंस है जो थोड़ी कमजोर है। मैं कहूंगा नहीं, गाय है। पागल हो क्या? ऐसी गाय होती नहीं है हमारे गांव में, सफेद गाय होती थी, काली गाय नहीं थी हमारे गांव में। तो आप उस फेनोमेना तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसके ऊपर कोई भी डाउट ना कर सके। क्यों? क्योंकि आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के अंदर बंध गए हैं। जब तक आप उस बंदिश को नहीं तोड़ देंगे तब तक आप उस एग्जैक्ट और एक्यूरेट नॉलेज को कभी नहीं जान पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इपोखे मेथड का यूज कीजिए। कोष्ठीकरण, किसका कोष्ठीकरण? मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस का कोष्ठीकरण। उसको मैंने किया कोष्ठीकरण और उसको हटा दिया। सिंगल, मैं अपने अब शुद्ध हो गया हूं, अपने विचारों से मैं पाक पवित्र हो गया हूं, क्योंकि मेरे पास कोई भी प्रीवियस नॉलेज नहीं है। जैसे मैंने कहा गंगा में नहाने से हम पवित्र हो जाते हैं, मुझे नहीं पता। गंगा में नहाने से बस पानी है, नहाकर चेक कर लेते हैं। मैं गया वहां पर नहाने के लिए, मैंने देखा कि वहां का जो जल है वो कितना पवित्र है या कैसा है। तो उसके लिए मैंने फिर क्या किया, उसके अंदर मैंने जाकर डुबकी लगाई। अगर मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, मुझे इस जल में एक पवित्रता का आभास हुआ, मुझे इस जल में एक नयापन दिखाई दिया, लेकिन किसी भी धार्मिक पूर्वानुभव, किसी भी तरह के एक्सपीरियंस, सबको घर छोड़ के आना पड़ेगा, एकदम खाली जिज्ञासु बच्चे की तरह आना पड़ेगा। तब जाकर समझ में आएगा कि हाँ, क्या सच में यहां पर नहाने से कुछ फायदा है या फिर ये तो पानी गंदा है।
आपने देखा होगा केवल लोग अपने अनुभव के आधार पर गंदे पानी में भी नहाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये शुद्ध है। पता है मतलब पता है, प्रैक्टिकली नहीं पता, सुन के आए हैं शुद्ध है, ऐसा ही होता है, काला ही होता है, बदबू ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली एक एग्जांपल बात कर रहा हूं मैं तो पहले इन चीजों को घर छोड़ के आइए, उसके बाद हम बात करेंगे। सेकंड, डिडक्शन। किसका डिडक्शन? इसको बेसिकली फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। स्थगन। क्या करेंगे? प्रीवियस एक्सपीरियंस घर छोड़ दिया आपने, वेरी गुड, बहुत बधाई हो आपको। अब क्या किया जाए? अब आपकी कॉन्शियसनेस के अलावा, आपकी परम चेतना के अलावा, आपके होश के अलावा जो भी कुछ आपके अंदर विचारों के अंदर बचा है, जो भी कुछ आपके एक्सपीरियंस में थोड़ा सा भी अगर बचा है, उसको अब आप अपने घर भेज दीजिए। कुछ नहीं, खाली होना पड़ेगा। और ये डिडक्शन भी 3 तरीके का इन्होंने माना है कि भैया 3 तरीके से हमारे अंदर कुछ चीजें ऐसी रहती है जो हमेशा स्टोर रहती है। जैसे कि साइकोलॉजिकल डिडक्शन, मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में हमेशा रहती है, पहले उसको जीरो कर दीजिए। स्थगन के बाद हम देखते हैं आइडियोलॉजिकल डिडक्शन, विचारों को त्यागना पड़ता है, और उसके बाद आपका जो एम्पिरिसिज्म है उनको त्यागना पड़ता है। इन 3 स्टेजेस के बाद हम कंप्लीट डिडक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। और जब इपोखे और डिडक्शन हो चुका होता है तो आपकी कंडीशन होती है जीरो, प्योर, शुद्ध, वाइट पेपर जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल वाइट पेपर। क्योंकि अब उस पे जो लिखा जाएगा वो शुद्ध ही लिखा जाएगा। जब भी आप किसी को जज करें, इससे एक प्रैक्टिकल लाइफ के कंसेप्ट निकलता है। जब भी आप किसी को जज करें तो पूर्वाग्रह जिसे हम कहते हैं, पुराना जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर जज ना करें। रिसल कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हमें लगता है कि हमने इतनी सारी चीजें दुनिया में देख ली है, अब हम किसी को भी जज कर सकते हैं, कुछ भी हम बता सकते हैं, एवरीथिंग। ये गलती है हमारी। हर एक इवेंट, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल इंसान अपने आप में यूनिक है। तो एक की नॉलेज दूसरे पर लगाकर चेक करना अपने आप में सबसे गलत मेथड ऑफ नॉलेज है। और जिस फेनोमेना की मैं बात कर रहा हूं, जिस कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, उस फेनोमेना में और उस कंसेप्ट के अंदर तो ये मान के चलिए कि आप रियल में उस परम तत्व को नहीं खोज पाएंगे जब तक कि आप अपने पुराने विचारों को खत्म नहीं करते। सिंपल। इसी के अंदर रसल ने कंसेप्ट और दिया आगे चलकर, द कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्टिविटी। विषय सापेक्षता का सिद्धांत, छोटा सिद्धांत है, ज्यादा नहीं है। उनके अनुसार जितनी भी आपकी चेतना है, चेतना ऑब्जेक्ट्स के रिलेटिव होती है। मैं जिंदा हूं, आप जिंदा हैं, एक व्यक्ति मर गया, कैसे पता चला? जब मैंने उसको रिलेट करके देखा, सापेक्ष करके देखा। इंडिविजुअल चेतना का अस्तित्व नहीं है। ठीक है। एक कंसेप्ट था उनका इंटरसब्जेक्टिविटी। इंटरसब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या है? इस दुनिया और बाहर की दुनिया के बीच जो रिलेशन है वो कहलाता है इंटरसब्जेक्टिविटी। इसके अलावा कोई डाउट तो आप पूछ लीजिएगा।